सियोल शहर की चमचमाती गलियों में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, वहीं एक खास जगह है हीरो कॉम्प्लेक्स। यह सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया है, जहां दुनिया भर के शिकारियों और हीरोज का मेला लगता है। यहां जादुई पत्थरों की खरीद फरोख्त होती है, जिनसे आम लोग भी अमीर बन सकते हैं, बस जान की बाजी लगानी पड़ती है। उसी भीड़ में हमारा हीरो अमित धीरे धीरे चलता है। उसके हाथ में एक साधारण सा बैग है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक खजाना, खून से सने हुए जादुई स्टोन्स। वो रुकता है एक छोटी सी दुकान के सामने, जिसके बोर्ड पर लिखा है, हम सबसे ऊंची कीमत देते हैं। अंदर बैठा लड़का मोबाइल पर रील्स देख रहा है, लेकिन जैसे ही अमित दरवाजा खोलता है, वो तुरंत प्रोफेशनल बन जाता है, मुस्कान चिपका लेता है और कहता है, स्वागत है सर, आपने सही दुकान चुनी है। हम मार्केट रेट से ज्यादा पे करते हैं। अमित कुछ नहीं कहता, वो सीधा जाकर बैग से पत्थर निकालकर काउंटर पर रख देता है। ये पत्थर अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन हर एक पर खून के धब्बे हैं। दुकानदार एक पल को चौंकता है, फिर चेहरे पर बनी मुस्कान को जबरन संभालते हुए कहता है, खून लगा है, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर वो मिठास के साथ पूछता है, आप कॉफी लेंगे? हमारे यहाँ फ्री में मिलती है। ग्राहकों को अमित बिना बोले सिर हिला देता है। अगले कुछ मिनटों में दुकानदार पत्थरों को साफ करता है, उन्हें एक मशीन में डालता है जो उनकी गुणवत्ता जांचती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। 12 लो ग्रेड, 16 मिड ग्रेड और 5 हाई ग्रेड स्टोन्स, मतलब अच्छा माल है। वो वापस आकर कहता है, कुल मिलाकर 5.5 मिलियन वॉन बनते हैं। लेकिन सर, आप तो जानते ही होंगे, 40% हमारा कमीशन होता है, तो आपके हिस्से आएंगे 3.3 मिलियन वॉन। अमित चुपचाप उसकी आंखों में देखता है। उसका चेहरा एकदम शांत है, लेकिन भीतर एक तूफान सा चल रहा है। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, मौत को हराकर ये पत्थर लाया, और अब कोई आराम से बैठा आदमी उसके हिस्से का इतना पैसा काटना चाहता है। दुकानदार अपनी मीठी चालें चालू रखता है, देखिए सर, बाकी दुकानें तो 45% तक लेती हैं। हम तो बहुत ही ईमानदार हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारी पहचान है। अमित बिना एक शब्द बोले अपना बैग उठाता है और पत्थर वापस रखने लगता है। तभी दुकानदार का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है, अबे सुन, अप्रेसल फीस और कॉफी का पैसा तो देना पड़ेगा, 40,000 वॉन। अमित की आंखों में अब ठंडक नहीं, बल्कि बर्फ सी धार दिखाई देती है। तभी 3 भारी भरकम लड़के अंदर आते हैं, बदन पर टाइट हीरो सूट, मुंह पर बदमाशी। उनमें से एक कहता है, कोई दिक्कत है क्या? हम सुलझा देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि सामने कौन खड़ा है। अगले ही पल दुकान की खिड़कियां कांपती हैं। जमीन पर तीनों लड़के पड़े हुए हैं, एक की नाक से खून, दूसरे की पसलियां दब चुकी हैं। दुकानदार कांपते हाथों से काउंटर के पीछे छिपने की कोशिश करता है। अमित धीरे से आगे बढ़ता है, हाथ में पत्थरों वाला बैग लिए, और कहता है, अब डील ये रहेगी, सिर्फ 1% कमीशन, बाकी पैसा मेरा। दुकानदार डर के मारे सिर हिलाता है और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। बाहर निकलते हुए अमित को उसके नए परिवार की झलक मिलती है। दादी और छोटी बहन रेखा उसका इंतजार कर रही है। रेखा बैग देखकर चौंक जाती है, भाई, ये सब पैसा कैसे आया? अमित हल्के से मुस्कुराता है, एक पुराना दोस्त था, बिजनेस में हेल्प की। दादी शक भरी नजरों से देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। रेखा अब सपनों में उड़ने लगती है, हम अब अमीर हैं ना? क्या मैं नया फोन ले सकती हूँ? अमित उसे देखता है, उसके चेहरे पर प्यार, दुख और जिम्मेदारी तीनों की परछाई है। असल में वो अमित नहीं है। कुछ दिन पहले जब उसकी आत्मा जागी, तो उसने खुद को किसी और के शरीर में पाया। उस पुराने अमित की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसने जाते जाते एक आखिरी ख्वाहिश छोड़ी, मेरी दादी और बहन की हिफाजत करना, और उस ख्वाहिश को अब नया अमित पूरा कर रहा है, अपनी हर सांस से। वो जानता है कि ये घर, ये रिश्ता, ये लोग अब उसके हैं, और उसे उन्हें कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अमित ने एक सपना देखा है, कोरिया का सबसे सुरक्षित, सबसे शानदार अपार्टमेंट खरीदने का। कीमत है 110 बिलियन वॉन। पागलपन लग सकता है, लेकिन अमित जानता है कि अगर उसकी असली ताकत लौट आई, तो यह सपना बहुत छोटा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। 2 आदमी खड़े हैं, सूट पहने, सख्त चेहरे और हाथ में एक मोटी फाइल। हम कर्ज वसूलने आए हैं, 4.8 मिलियन वॉन। पुराने अमित ने लिया था इलाज के लिए। अमित कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, असल में तो सिर्फ 5 लाख लिए थे,
लेकिन तुम लोगों ने सूद में जान ही मांग ली। उनमें से एक धमकाने की कोशिश करता है, अगर अभी नहीं दिया तो हम सामान उठा लेंगे, लेकिन अगला पल बदल देता है सब कुछ। अमित उसके पास जाकर एक मुक्का मारता है, इतना तेज कि वो आदमी उड़कर गिरता है। दूसरा कांपता हुआ पीछे हटता है और अमित उसकी आंखों में देखकर कहता है, कर्ज तो मैंने चुका दिया, अब तो तुम मुझे देना चाहिए। चलो भागो यहां से। दोनों डर के मारे दौड़ जाते हैं। अमित अपनी छोटी बहन रेखा को मॉल लेकर जाता है। वो दोनों पहली बार इतने बड़े मॉल में आए थे। रेखा की आंखें हर कोने में चमक रही थीं। वो कभी टेडी बियर को देखती तो कभी फूड कोर्ट की तरफ भागती। तभी उसकी नजर एक बड़े से सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है जो एक प्यारा सा खरगोश था। वो धीरे से पूछती है, भैया वो मिल सकता है? अमित मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वो सबसे बड़ा वाला सॉफ्ट टॉय लेकर उसके हाथ में पकड़ा देता है। जो चाहिए वो ले लो, आज सब तुम्हारा है। रेखा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और टेडी को गले से लगा लेती है। फिर दोनों फूड कोर्ट में जाते हैं। रेखा मजे से गोलगप्पे खा रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे ये तो अमित है ना। अमित पीछे मुड़ता है। सामने उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी खड़ी होती हैं। बेटी के चेहरे पर तिरस्कार और जलन झलकती है। वो ताना मारती है, वाह, छोटे कपड़ों में भी हीरो लग रहा है तू। और ये बच्ची कौन है? तेरी बीवी की बेटी? अमित कुछ नहीं कहता, लेकिन रेखा मासूमियत से बोलती है, मैं उसकी बहन हूँ। उस औरत ने सारी हदें पार कर दी थी। वो सीधा रेखा से कहती है, क्या तुम्हें पता है बुरी लड़कियों को क्या कहते हैं? ये सुनकर अमित का खून खौल उठता है। उसने उस औरत की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम जैसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हो, लेकिन असल में तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो। वो औरत चौंक जाती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसे जवाब दे सकता है। अब अमित की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि मजबूती और आत्मसम्मान होता है। उसने खुद से वादा किया था कि वो रेखा को कभी किसी के तानों या बुरे बर्ताव से आहत नहीं होने देगा। असल में अमित अब तक उस औरत की बातें चुपचाप इसलिए सह रहा था क्योंकि वो कोई और नहीं, बल्कि उसकी सौतेली बहन थी। वही औरत जिसके साथ अमित ने बचपन में एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारी थी। लेकिन उस वक्त भी उसे अपनापन नहीं मिला, बस ताने, तिरस्कार और उपेक्षा मिली। उसकी मां के गुजर जाने के बाद 7 साल की उम्र में वो अपने पिता के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया गया। जब उसके पिता की दूसरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, तब अमित तो जैसे उस घर के लिए अदृश्य हो गया था। फिर एक दिन उसे वो घर ही छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। उसी के बाद वो अपनी दादी और सौतेली बहन रेखा के साथ रहने लगा, जिन्होंने उसे सच्चा अपनापन दिया। और यही वजह थी कि वो अब उस औरत के शब्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसका अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे वो भुलाना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पाया। इसी बीच वहां अमित की सौतेली मां भी आ जाती है, जो अपनी बेटी की शिकायतें सुनकर आई है। वो पहली नजर में बहुत ही नर्म और शालीन लगती है और आते ही अमित से मुस्कुराकर बड़े प्यार से मिलती है। वो उसे बड़े अदब से घर आने का न्योता देती है, जैसे वो बहुत दिनों बाद अपने किसी लाडले बेटे से मिल रही हो। लेकिन अमित के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। उसे पता है कि ये औरत बाहर से चाहे जितनी भी मीठी दिखे, असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह रही है तकलीफ और दर्द की। जब वो 12 साल की उम्र तक उस घर में रहा, तभी उसने देख लिया था कि ये औरत कितनी चालाक और क्रूर है। वो अपने मीठे शब्दों से दूसरों को धोखा देना बखूबी जानती है। जब वो अमित के बचपन की बातें याद दिलाने लगती है, तब उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो सारी बातें जो वो भूल जाना चाहता था, फिर से उसके ज़हन में ताज़ा हो जाती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अमित बहुत ही ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में उससे कहता है, मुझे तुम्हारे झूठे दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अब मेरी जिंदगी से दूर ही रहो, यही बेहतर होगा। इतना कहने के बाद वहां सब चुप हो जाते हैं। सौतेली माँ की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं, क्योंकि अमित वो लड़का नहीं रहा जो उनके एक थप्पड़ पर भी सिर झुका लेता था। वो और उसकी बेटी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं और पूरा मॉल जैसे उस पल को देखकर ठहर सा जाता है।